हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ऊपर वाले के दुआ से, कृपा से, आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स में टैक्स लायबिलिटी के बारे में कि करदाता का टैक्स लायबिलिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका टैक्सेबल इनकम कितना होगा। तो पिछले वीडियो में भी बताया गया था रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटीज के बारे में। तो उसमें हम लोग बात किए थे कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी करदाता का। तो बच्चे लोग, जब आप किसी करदाता का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना होगा कि उस करदाता की प्रीवियस ईयर में निवासीय स्थिति क्या रही है, अर्थात कि प्रीवियस ईयर के लिए वह साधारण निवासी है, असाधारण निवासी है या अनिवासी है। एक व्यक्ति करदाता को, एक नेचुरल व्यक्ति करदाता, एक इंडिविजुअल करदाता को उसकी निवासीय स्थिति के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट साधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट असाधारण निवासी और अनिवासी नॉन रेसिडेंट। तो ये साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी का निर्धारण जो है वो बताया गया है पिछले वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसके लिए आप iTab में जाइए, है ना, वहाँ से उसका लिंक है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो जब उसका निवासीय स्थिति निर्धारित हो जाता है, अर्थात वह निवासी है या अनिवासी है, साधारण निवासी और असाधारण निवासी यह निर्धारित हो जाता है, तो उसके आधार पर उसका टैक्सेबल इनकम हम लोग निकालते हैं। करदाता पर कर भार, एक एसएससी पर टैक्स लायबिलिटी उसकी निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है तथा इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह आय कहाँ और कब प्राप्त हुई या उपार्जित हुई है, कि वह जो आय कमाया है वह आय कहाँ कमाया। पहले तो हम लोग निवासीय स्थिति निर्धारित कर देंगे, उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे कि वह आय जो कमाया है, इनकम जो कमाया है, वह इनकम कहाँ कमाया, वह इनकम कहाँ और कब कमाया। दूसरा बात, भारत में कमाया, भारत के बाहर कमाया, भारत में प्राप्त हुआ, भारत के बाहर प्राप्त हुआ। तो ये सब बात को हम लोग ध्यान देंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कोई साधारण निवासी है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, तो यदि कोई करदाता प्रीवियस ईयर में साधारण निवासी होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, तो उस स्थिति में उसको विश्व में कहीं भी कमाई गई आय पर कर देना होगा, टैक्स देना होगा। दूसरा बात कि यदि कोई करदाता प्रीवियस ईयर में असाधारण निवासी होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, तो उसको समस्त भारतीय आय पर तथा भारत से नियंत्रित विदेश की आय पर टैक्स देना है। और तीसरा, यदि कोई करदाता प्रीवियस ईयर में अनिवासी है तो उसको केवल भारतीय आय पर ही टैक्स देना है। तो अब बच्चे लोग यहाँ पर एक बात हम बोल रहे हैं, भारतीय आय, इंडियन इनकम। इंडियन इनकम किसको बोलेंगे? तो ऐसी आय जो भारत में प्राप्त हुई हो या भारत में प्राप्त हुई समझी जाए, ऐसी आय जो भारत में उपार्जित या उदय हुई हो, कमाई गई हो या भारत में कमाई गई समझी जाए। यानी दो बात है, भारत में उदय हुआ या भारत में प्राप्त हुआ, भारत में कमाया या भारत में प्राप्त हुआ। अगर ये दोनों में कोई भी बात आता है, भारत में प्राप्त हुआ या भारत में प्राप्त हुई समझी जाए, भारत में उपार्जित या कमाया या भारत में कमाई हुई समझी जाए,
तो उस तरह के इनकम को हम लोग बोलते हैं भारतीय आय। किसी करदाता के टैक्स लायबिलिटी को हम लोग एक चार्ट के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। देखते हैं वो चार्ट किस प्रकार हम लोग दिखाएंगे। टैक्स लायबिलिटी चार्ट, हम लोग एक चार्ट बना रहे हैं, है ना, जिसमें करदाता का टैक्स लायबिलिटी दर्शाएंगे। तो बच्चे लोग अभी अभी जो हम बात किए कि करदाता को उसकी निवासीय स्थिति एंड इंडिविजुअल एक व्यक्ति करदाता को उसकी निवासीय स्थिति के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। तो उसका टैक्स लायबिलिटी भी इसी तीनों आधार पर आएगा, है ना। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में टैक्सेबल कर योग्य है या नहीं, कर योग्य है या नहीं होगा तो एस लिखेंगे, नहीं होगा तो नो लिखेंगे। पहला हो जाएगा ऑर्डिनरीली रेसिडेंट यानी साधारण निवासी के कंडीशन में। दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, है ना, असाधारण निवासी। और तीसरा एनआरआई नॉन रेसिडेंट, जब वह अनिवासी हो। ये तीनों स्थिति में दिखाना है। और इसमें हम लोग लिखेंगे इनकम्स। तो क्या बोले कि वो इनकम भारत में भी कमा सकता है, भारत के बाहर भी कमा सकता है। भारत में प्राप्त हुआ होगा, भारत के बाहर प्राप्त हुआ होगा, है ना। ऐसा बिजनेस से इनकम हुआ हो जो भारत के बाहर हो लेकिन भारत से नियंत्रित हो। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में भारत में प्राप्त आय। पहला बात है कि प्रीवियस ईयर में भारत में प्राप्त यानी रिसीव्ड आय, जो प्रीवियस ईयर में भारत में प्राप्त आय जो भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई हो, जो भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई हो। ये उपार्जित या उदय हुई, उपार्जित मतलब कमाया। यहाँ पहला बात है कि प्रीवियस ईयर में भारत में प्राप्त आय, ऐसी आय जो प्रीवियस ईयर में भारत में प्राप्त हुआ है, चाहे वह भारत के बाहर ही क्यों न कमाया हो, लेकिन प्राप्त कहाँ में हुआ है, भारत में प्राप्त हुआ है। तो जो भारत में प्राप्त होगा वो सबके लिए टैक्सेबल होगा, है ना, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। दूसरा है कि आय जो प्रीवियस ईयर में भारत में प्राप्त हुई समझी जाए। आय यानी इनकम जो प्रीवियस ईयर में भारत में प्राप्त हुई समझी जाए, प्राप्त हुई समझी जाए, है ना, चाहे वह भारत के बाहर, चाहे वह भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई हो, यानी भारत में प्राप्त हुई या भारत में प्राप्त हुई समझी जाए, है ना। ये दोनों तरह का इनकम जो है सबके लिए टैक्सेबल होगा। चलिए उसके बाद तीसरा होगा, ये तो प्राप्त होने वाला बात हुआ, भारत में प्राप्त हुआ या भारत में प्राप्त हुई समझी जाए। उसी तरह दूसरा बात होगा कि भारत में उपार्जित या भारत में उपार्जित हुई समझी जाए, है ना। तो तीसरा बात है
कि गत वर्ष में भारत में उपार्जित या उदय हुई आय, गत वर्ष में भारत में उपार्जित या उदय हुई आय, भारत में उपार्जित या उदय हुई आय चाहे भारत के बाहर प्राप्त हुई हो, चाहे भारत के बाहर प्राप्त हुई हो, तो भारत में उपार्जित हुआ है ना, तो फिर सबको टैक्स देना है, चाहे वह साधारण निवासी हो या असाधारण निवासी हो या अनिवासी हो। इसी तरह चौथा कंडीशन होगा, आय जो प्रीवियस ईयर में भारत में उपार्जित हुई समझी जाए, चाहे वह भारत के बाहर प्राप्त हुई हो, है ना, तब भी ये क्या होगा, सबके लिए टैक्सेबल होगा। अब पांचवा कंडीशन कि आय जो प्रीवियस ईयर में भारत के बाहर प्राप्त हुई या उदय हुई, परंतु ऐसे व्यापार से हुई हो जो भारत से नियंत्रित हो, है ना। लिखेंगे हम लोग पांचवा में कि आय जो प्रीवियस ईयर में भारत के बाहर प्राप्त हुई, आय जो प्रीवियस ईयर में भारत के बाहर प्राप्त हुई या उपार्जित हुई, परंतु जो भारत से नियंत्रित व्यापार से हुई हो, भारत से नियंत्रित व्यापार से हुई हो, भारत से नियंत्रित व्यापार से हुई हो। क्या है, आय जो प्रीवियस ईयर में भारत के बाहर ही प्राप्त हुआ और भारत के बाहर ही कमाया, लेकिन कैसा व्यापार है, भारत से नियंत्रित व्यापार है। तो इस तरह का जो इनकम है ये फर्स्ट दोनों यानी निवासी के लिए, साधारण निवासी और असाधारण निवासी के लिए टैक्सेबल होगा और अनिवासी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। चलिए उसके बाद छठा नंबर कि आय जो प्रीवियस ईयर में भारत के बाहर प्राप्त हुई, भारत के बाहर उपार्जित हुई और भारत के बाहर ही नियंत्रित व्यापार से हुई है ना। आय जो प्रीवियस ईयर में भारत के बाहर प्राप्त हुई या उपार्जित हुई, परंतु ऐसे व्यापार से या परंतु जो भारत के बाहर से नियंत्रित हुई है, परंतु जो भारत के बाहर से नियंत्रित है, भारत के बाहर से नियंत्रित है, तो ऐसी आय केवल साधारण निवासी के लिए टैक्सेबल होगा और बाकी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद सातवां नंबर कि अन्य किसी साधन से आय जो प्रीवियस ईयर में भारत के बाहर उपार्जित हुई, भारत के बाहर ही प्राप्त हुई, है ना। अन्य किसी साधन से आय
अन्य किसी साधन से आय जो प्रीवियस ईयर में भारत के बाहर प्राप्त हुई हो, जो प्रीवियस ईयर में भारत से बाहर प्राप्त हुई या प्रीवियस ईयर में भारत से बाहर प्राप्त हुई या भारत के बाहर उपार्जित हुई, प्राप्त हुई या उपार्जित हुई। तो अन्य किसी साधन से आय जो प्रीवियस ईयर में भारत से बाहर ही उपार्जित हुई है और भारत के बाहर ही प्राप्त हुई है, तो ये तो पूर्णतः विदेशी इनकम है, तो ये केवल साधारण निवासी के लिए टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। चलिए हम फटाफट लिख लेते हैं। आठवां आइटम है कि पूर्व वर्षों में यानी पहले के वर्षों का भारत के बाहर प्राप्त हुई या भारत के बाहर उपार्जित हुई आय जो प्रीवियस ईयर में भारत लाई गई हो। पूर्व वर्षों में भारत के बाहर प्राप्त आय, पूर्व वर्षों में भारत के बाहर प्राप्त या उपार्जित हुई आय, प्राप्त या उपार्जित हुई आय जो प्रीवियस ईयर में भारत लाई गई हो, जो प्रीवियस ईयर में भारत लाई गई हो। तो हम लोग यहाँ जो इनकम का चर्चा कर रहे हैं बच्चे लोग, वह प्रीवियस ईयर का बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर का इनकम देखना है और ये कौन सा इनकम है, प्रीवियस ईयर से पहले के वर्षों का है, पूर्व के वर्षों का इनकम है। तो जो पूर्व के वर्षों का इनकम है वह किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे वो साधारण निवासी हो या असाधारण निवासी हो या अनिवासी हो। ये सारा लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल इसका जोड़ देंगे, है ना। जितना टोटल आएगा वह उसका क्या कहलाएगा, टैक्सेबल इनकम होगा। यानी हम लोग अगर यहाँ देखें तो क्या क्या टॉपिक है बच्चे लोग, ध्यान से देखिए कि प्रीवियस ईयर में भारत में प्राप्त आय, भारत में प्राप्त हुई समझी जाए, तो ये दोनों क्या है, भारत में प्राप्त हुई या भारत में प्राप्त हुई समझी जाए, तो वह सबके लिए टैक्सेबल है। उसी तरह भारत में उपार्जित हुई आय या भारत में उपार्जित हुई समझी जाए ऐसी आय, वह भी दोनों सबके लिए टैक्सेबल है। उसी तरह प्रीवियस ईयर में भारत के बाहर प्राप्त हुई या भारत के बाहर उपार्जित हुई आय, परंतु ऐसे व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित है, तो वह निवासी के लिए टैक्सेबल होगा और अनिवासी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद है कि प्रीवियस ईयर में भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई आय, परंतु ऐसे व्यापार से आय जो भारत के बाहर ही नियंत्रित है, तो वह केवल साधारण निवासी के लिए टैक्सेबल होगा और ये लोग दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। उसी तरह पूर्व के वर्षों की आय, तो पूर्व के वर्षों की आय पर हम लोग टैक्स प्रीवियस ईयर में नहीं लगाएंगे। तो यहाँ जो हम बात घेरे हैं, भारत में प्राप्त हुई समझी जाए, भारत में उपार्जित हुई समझी जाए, ये सारा इसको हम लोग बोलते हैं भारतीय आय। भारतीय आय पर सबको टैक्स देना है, चाहे वो साधारण निवासी हो या असाधारण निवासी हो या अनिवासी हो। दूसरा बात है भारत से नियंत्रित व्यापार से आए तो निवासी दोनों को टैक्स देना है, अनिवासी को टैक्स नहीं देना है। ऐसे व्यापार से आए जो भारत के बाहर ही कमाया, भारत के बाहर ही उपार्जित हुआ, भारत के बाहर ही नियंत्रित व्यापार से है,
तो केवल साधारण निवासी को देना है और ये लोग दोनों को नहीं देना है। और पूर्व के वर्षों की आय पर किसी को भी टैक्स नहीं देना है। तो हम लोग अगर निष्कर्ष के तौर पर बात करें, निष्कर्ष के रूप में बात करें बच्चे लोग, कंक्लूजन बात करें, कंक्लूजन में तो ये जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इसको विश्व में कहीं भी कमाई गई आय पर टैक्स देना है। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को केवल भारतीय आय पर, भारतीय आय मतलब भारत में कमाई हुई या भारत में प्राप्त हुई आय पर टैक्स देना है, और ऐसे व्यापार से आय पर टैक्स देना है जो भारत से नियंत्रित है। और नॉन रेसिडेंट को केवल भारतीय आय पर टैक्स देना है। तो उम्मीद करते हैं ये टैक्स लायबिलिटी का जो चार्ट है वो आप समझ गए होंगे, है ना। समझ गए होंगे तो आप चाहें तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो में टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, उसके लिए प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। और आप इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि हम जो बताने का प्रयास कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, है ना। और जो डाउट हो उसके लिए कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।